सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो आपका एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके यूनिट 1 से जो आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर मोस्टली पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। हम जो भी आपको इस यूनिट से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, वो सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें आपको यूनिट 1 क्या है अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर भी हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि आप ही के रिस्पॉन्स के बेसिस पे बाकी के यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो इस चैनल पर लाई जाती है। ठीक है, इससे पहले हमने आपके एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी किए हुए हैं। तो अगर आपको वो देखना है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनती है, कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले उसको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। तो मेक श्योर आपने उसको ज्वाइन किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमारा सब्जेक्ट है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का, एंड हम यूनिट 1 के 16 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो लाइक और शेयर इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सो दैट यूनिट जो बाकी हमारी बची हैं उनके भी हम क्या हैं जल्द से जल्द क्वेश्चन आंसर्स को करें। ठीक है, एंड इनके जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं इनके नोट्स अवेलेबल हैं। अगर किसी को बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को करना वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट, व्हाई इज इट नीडेड इन प्रेजेंट टाइम, डिस्कस। तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपको बिल्कुल एकदम जो भी हिस्टोरिकल ओवरव्यू है ना कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, वो बताना है, एंड क्यों ये ज़रूरी है आज के टाइम में वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं तो उस अकॉर्डिंगली ही हम देखेंगे। तो ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग क्या है इसको डिटेल में वहाँ लिख के आना पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। तो देखो, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट जिसे हम CPM भी बोलते हैं, इट रेफर्स टू द मेथड्स एंड सिस्टम यूज्ड टू असेस हाउ वेल अ कंपनी डूइंग इन टर्म ऑफ अचीविंग इट्स गोल, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ऑपरेशनल हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो। दैट मीन्स कि देखो जो CPM है ना, ये है क्या बेसिकली, ये कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, या कुछ सिस्टम होते हैं जिन्हें ना हम यूज़ करेंगे ये जानने के लिए कि जो हमारी कंपनी है वो कितना अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि क्या वो गोल को अचीव कर रही है। ठीक है, चाहे वो गोल आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है, चाहे वो आपका ऑपरेशनल गोल हो सकता है, चाहे वो आपका स्ट्रैटेजिक गोल हो सकता है। तो क्या आपकी कंपनी इनको अच्छे से अचीव कर रही है, कितना अच्छा कर रही है, इसको ही जानने के लिए, मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए आप क्या करते हो, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है आपका, ये मेथड यूज़ किया जाता है। नाम से ही पता लग रहा है कॉर्पोरेट, ठीक है, कंपनियाँ कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है। ठीक है, तो वैसे कुछ आपको इनसे क्या है हेल्प मिलती है। तो अगर हम हिस्टोरिकल देखें इनका, आपको बताना है परफॉर्मेंस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिफोर 1950s की, तो अर्ली डेज़ में क्या होता था, जो कंपनी है ना वो मेनली फोकस करती थी कि उनको फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है लेके आने हैं, उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, लॉस कम से कम करने हैं, एंड रिटर्न है जो इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, इन पे उनका फोकस होता था। मेन गोल हमारा यही है कि हमें ये मेजर करना है कि कितनी मनी कंपनी ने कमाई काम करने के बाद। ठीक है, इसमें ओनली अकाउंटिंग बेस्ड टूल हम यूज़ करते थे, जैसे बैलेंस शीट देख ली, इनकम स्टेटमेंट देख लिया, कैश रिपोर्ट्स देख ली, इनके बेसिस पे हम देख लेते कि हमारी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट आया कॉस्ट अकाउंटिंग एरा, ठीक है, 1950s से लेके 1970s तक। तो इसमें क्या है, इसमें फोकस किया गया, इसमें हमारा बेसिकली फोकस ना शिफ्ट हुआ कि कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी को भी देख के चलना है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो सकता है आप अचीव कर रहे हो, बट आपको ये देखना है कि क्या आप और अच्छे तरीके से उसको अचीव कर सकते हो। तो बिल्कुल अगर आपकी कॉस्ट कम आ जाए तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि कॉस्ट में फोकस करते हैं, इसको हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमने फोकस किया कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो बिजनेस ने यहाँ पे बोला कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, अपने कॉस्ट के ऊपर सब देखेंगे कि भाई कॉस्ट कहाँ लग रही है, अननेसेसरी कॉस्ट तो नहीं लग रही है, क्या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बजटिंग सिस्टम लाया गया, प्रॉपर बजट के अकॉर्डिंगली क्या है फिर परफॉर्मेंस की गई। तो यहाँ पे क्या है, स्टिल मोस्टली फोकस तो यही रहता था हमारा नंबर्स में कि भाई हमें क्या अपने टारगेट्स को फुलफिल करना है। ठीक है, फिर आया थर्ड आपका पॉइंट, स्ट्रैटेजिक मेजरमेंट एरा। इसमें क्या हुआ, 1980s से 1990s तक, इसमें हमने रियलाइज़ किया कि फाइनेंशियल डाटा ही
इनफ नहीं होता है, ठीक है। नए नए टूल्स आए, लाइक बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, ईवीए हो गया, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया, इन कंसेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इस टाइम तक। ये जो टूल्स हैं इसमें आप क्या है, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखते हो, जैसे क्या आपकी कंपनी से कस्टमर सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से, क्या एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट वे में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपके जो इंटरनल प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से है, क्योंकि ये चीज़ें भी क्या हैं, अफेक्ट करती हैं आपके बिजनेस जो गोल अचीव करना चाहता है उसको, ठीक है। फिर मॉडर्न एरा जो 2000 से लेके प्रेजेंटली चल रहा है, इसमें जो कंपनी है वो फोकस करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो। तो इसमें हम सब देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है एक बैलेंस्ड अप्रोच से, जिसमें आप फाइनेंशियल चीज़ों को भी देखते हो कि फाइनेंशियली हमने क्या क्या अचीव किया, क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से, हमारे सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, क्या हमारे इंटरनल प्रोसेस एकदम बेस्ट है, ठीक है। और इसमें हम लर्निंग में भी फोकस करते हैं, नए नए ट्रेंड जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं तो लर्निंग में भी फोकस किया जाता है, एट द सेम टाइम क्या है, ग्रोथ में भी फोकस किया जाता है। फिर आपसे पूछा था कि वाई कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट ज़रूरी होती है आज की डेट में, तो इसी से ही तो हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, बिकॉज ये हेल्प करती है हमें डिसीजन मेकिंग में। आपको क्या है, इट गिव्स मैनेजमेंट द राइट इन्फॉर्मेशन। इसको ये बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप ये करते हो तो इससे आपको ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, ठीक है, कि क्या इंप्रूवमेंट्स लानी है। फिर है ट्रैक प्रोग्रेस। अब ये सब कर रहे हो तो आपको पता लग रहा है ना आप अपना जो गोल है वो कैसे अचीव कर रहे हो, तो आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो टाइम टू टाइम। तो ये हेल्प करता है आपको ये चेक करने में कि जो कंपनी है क्या वो राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। फिर है इम्प्रूव एफिशिएंसी। कह रहे जब हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को तो कंपनी ना अपनी वीकनेसेस को, अपने जो भी उनके वीक एरियाज़ हैं या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो एरियाज़, वो क्या है उन्हें मिल जाते हैं और फिर वो वहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट है सपोर्ट स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन। कंपनीज़ ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करती हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट उन्हें ये बताता है कि आपके जो गोल थे वो अचीव हुए या नहीं। मोटिवेट एम्प्लॉय। कह रहे जब परफॉर्मेंस मेजर की जाती है ना फेयरली तो उसको रिवॉर्ड के साथ लिंक किया जाता है। अगर जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो इससे एम्प्लॉय भी मोटिवेट होता है अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है स्टे कॉम्पिटिटिव। आज की डेट में अगर हम बात करें तो कंपनियों को क्या है, मेजर करते रहना चाहिए अपने आप को, ठीक है। कॉम्पिटिटर से भी अपने आप को क्या है, मेजर करते रहना चाहिए, सो दैट क्या है उनको पता लगता रहे वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। हर एक डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय क्या है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, कि उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है कंपनी के गोल में। फिर है अडेप्ट टू चेंज। कह रहे परफॉर्मेंस मेजरमेंट ना हेल्प करता है कंपनी के अडेप्ट करने में, कोई भी चेंज आता है अगर टेक्नोलॉजी में, कस्टमर की नीड्स में या मार्केट की कंडीशन में। तो अगर हम इन शॉर्ट कंक्लूजन पढ़ना चाहें तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है। जब पहले हम सिर्फ फाइनेंशियल चेक्स देखते थे, बट अब हम स्ट्रैटेजिक एज वेल एज ऑलराउंड अप्रोच है ये, ठीक है। और आज की डेट में क्या है, कंपनियाँ सिर्फ रिलाई नहीं कर सकती प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, बल्कि उनको क्या है फुल पिक्चर, बिग पिक्चर चाहिए होती है अपनी परफॉर्मेंस की हर एक एस्पेक्ट से। इसीलिए जो मॉडर्न परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है वो इसेंशियल होता है, सो दैट जो कंपनी है वो सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है ग्रोथ करे और उसकी सक्सेस हो। तो होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ डिटेल नोट ऑन EVA मेथडोलॉजी ऑफ मेजरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। तो अभी हमने देखा ये एक मेथड है, ठीक है, जिससे आप क्या है अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, जान सकते हो कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, अपने गोल को अचीव कर रहे हो या नहीं। तो वही आपको बताना है, बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बारे में आपको बताना है। तो क्या होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मल्टीपल टाइम आपको रिपीट हुआ है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कि अगर हम फुल फॉर्म देखें तो EVA की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता है। बेसिकली ये एक मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कंपनी की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ये आपको शो करता है कि हाउ मच वैल्यू अ कंपनी, कि कितनी वैल्यू जो कंपनी है वो क्रिएट कर रही है अपने शेयर होल्डर के लिए, आफ्टर कवरिंग ऑल कॉस्ट, जितनी उसने कॉस्ट लगाई थी उसको हटाने के बाद, उसको माइनस करने के बाद कितना एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट की गई कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है इसमें, ठीक है। जैसे जो हम ये माइनस कर रहे हैं ना कि कवरिंग ऑल कॉस्ट, तो इसमें कौन सी कॉस्ट भी इंक्लूड होएगी, इसमें कैपिटल वाली कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी क्या है इंक्लूड होती है। इन सबको हटाने के बाद हम देखते हैं कि कितनी वैल्यू क्या है कंपनी ने क्रिएट की अपने शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है।
तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि ईवीए आपको ये बताता है कि जो बिज़नेस है उसने एक्चुअल में रियल प्रॉफिट कमाया है अपनी कॉस्ट को पे करने के बाद कि नहीं, और कितना जो है इन्वेस्टर या शेयर होल्डर के लिए उसने वैल्यू को क्रिएट किया है। अब इसका जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू, अगर आपको ये निकालना है तो कैसे करोगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे आप और उसमें से माइनस कर दोगे जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आएगा उसको आपको क्या है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। जहाँ पे ये नोपैट लिखा है इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट मेड, जो भी प्रॉफिट बनाया है बेसिकली उन्होंने, ठीक है, अपने ऑपरेशन से, अपने बिजनेस के ऑपरेशन से आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स को माइनस कर दिया बट बिफोर इंटरेस्ट है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है टोटल होता है फंड का जो भी इन्वेस्ट है आपके बिजनेस में, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि मिनिमम रिटर्न आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कौन, इन्वेस्टर। तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे मान लो कि नोपैट आपका 10 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 50 लाख है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 10% है। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे और आपका आंसर ये आ जाएगा कि कितना एक्चुअल में आपने वैल्यू एडेड की है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर आया है वो पॉजिटिव आया ना, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि इसका मतलब है बिजनेस ने ऐड की है वैल्यू अपने शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, तो फीचर्स देख लेते हैं इसके। ये फोकस करता है कि आपको शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। ये डायरेक्टली शो करता है कि कितनी वैल्यू आपने क्रिएट की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी कॉस्ट को लेते हैं। ठीक है, तो ईवीए सब्सट्रैक्ट करता है जो कॉस्ट है डेट की भी और इक्विटी की भी। परफॉर्मेंस बेस्ड टूल है, ठीक है, ये यूज़फुल होता है जब क्या है हमें इवेल्युएट करना है, इवेल्युएटिंग मैनेजर परफॉर्मेंस एंड बिजनेस डिसीजन, कि हमारा जो बिजनेस का डिसीजन था वो कितना अच्छा रहा। ठीक है, तो और मैनेजर की परफॉर्मेंस को अगर चेक करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म फोकस पे ध्यान देता है, ये इंकरेज करता है सस्टेनेबल एंड कितनी वैल्यू ऐड की है आपके डिसीजन ने। ठीक है, फिर बेनिफिट्स देख लो, वही आप इसके बेसिस पे अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं ना, क्योंकि आपने इस तरीके से किया होता है कि बोनस मिलेगा अगर अच्छा परफॉर्म किया गया है। ठीक है, कैपिटल एलोकेशन बढ़ती है, इससे इंकरेज होता है इन्वेस्टर कि वो क्या है उन्हीं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जिससे वो अर्न कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जितना वो कॉस्ट लगा रहा है। एंड ईजी टू कंपेयर है ये, ईवी अलाउ करता है आपको कि आप कंपेयर कर सकते हो परफॉर्मेंस अलग अलग कंपनीज़ की और इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, बट लिमिटेशन भी है इसकी कुछ, जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। ठीक है, आपको इसमें प्रॉपर देखना होता है, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि हो सकता है कॉम्प्लेक्स या कन्फ्यूजिंग हो जाए। नेक्स्ट है नोट यूजफुल फॉर स्टार्टअप्स। ऑब्वियस ही बात है, जो नए बिजनेस हैं वो मतलब हो सकता है वहाँ शो हो नेगेटिव ईवीए, इवन बेशक वो ग्रो कर रहे हो, बिकॉज इनिशियल कैपिटल क्या होती है उनकी ज़्यादा होती है। फिर है फोकस ऑन फाइनेंस ओनली, तो यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया है। तो कंक्लूजन आप देख सकते हो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बहुत ही पावरफुल टूल है, मेथड है जिससे आप मेजर कर सकते हो रियल बिजनेस परफॉर्मेंस को। इसमें आप अकाउंटिंग प्रॉफिट से आगे जाके और देखते हो, जैसे कि जो कंपनी है उसने एक्चुअल में कितना क्रिएट की है वैल्यू आफ्टर कवरिंग उसकी सारी कॉस्ट। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली यूज़ करोगे तो ईवीए आपका क्या है हेल्प करता है बिजनेस का, कि आप क्या है स्मार्ट और अच्छे डिसीजन ले सकते हो, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल। तो आपको ये डिटेल में बताना है। आपको 2 पूछे गए थे और ये 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। दैट मीन्स 8 मार्क्स का आपको फर्स्ट वाला पार्ट है और 8 मार्क्स का आपको दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है, तो पहले तो ये पूछा है टेक्निक्स बतानी है आपको, ठीक है, इन्हांस करने की प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सर्विसेज की। एंड आपको सेकंड पूछा था टारगेट एंड काइजन कॉस्टिंग। तो टारगेट एंड काइजन कॉस्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में। यहाँ पे आपको इसमें 8 मार्क्स में पूछा है तो हम उस अकॉर्डिंग करेंगे, बट आपको अलग से ही टारगेट कॉस्टिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है और काइजन कॉस्टिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सुनना है। तो देखो पहला जो है वो देखते हैं हम, टेक्निक्स फॉर इन्हांसिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। कह रहे हैं अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें ना, तो जो प्रॉफिट है कम्स फ्रॉम वेरियस वैल्यूएबल सर्विसेज वाइल कंट्रोलिंग कॉस्ट। आप क्या है, आपके पास जो प्रॉफिट है वो कहाँ से आ सकता है, जब आप वैल्यूएबल सर्विसेज दोगे और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके रखोगे तो आपके पास क्या है प्रॉफिट आता है सर्विस इंडस्ट्री में। सिंस सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड often ह्यूमन ड्रिवन, मैनेजिंग दैम एफिशिएंटली इज अ की। कह रहे हैं कि जो सर्विस है वो इंटेंजिबल है, ठीक है, तो इसको मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। अब कैसे आप अपनी सर्विसेज की अच्छे से उसको प्रोवाइड कर सकते हो। पहला, इम्प्रूव करो अपने सर्विस की क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज दो। हाई क्वालिटी सर्विसेज होंगे जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होएगी, ठीक है, एंड वो बार बार आप ही के बिजनेस से फिर वो पर्टिकुलर सर्विसेज को अवेल करने आएगा।
एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको अच्छे से ट्रेनिंग दो सो दैट वो अच्छे से सर्विसेज को परफॉर्म कर सके। वेल ट्रेंड स्टाफ होता है ना, तो वो ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है बेटर सर्विसेज को, वो हैंडल कर सकता है कस्टमर के इश्यूज़ को, ठीक है, अच्छे से, एंड अच्छे से काम कर सकता है एफिशिएंटली, ठीक है। फिर है यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, लाइक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम आप प्रोवाइड करवाओ, ऑटोमेशन होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इससे क्या है, टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगता है, और जल्दी जल्दी क्या है काम होता है, तो आपकी सर्विसेज को अच्छी रेटिंग मिलती है। नेक्स्ट है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग, इनकरेज करो कस्टमर्स को कि वो बाय करें एडिशनल और हायर वैल्यू सर्विसेज को, ठीक है। जैसे एक जिम है, आप जा रहे हो पर वो ऑफर कर रहा है कि भाई पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस भी हम दे सकते हैं, है ना, न्यूट्रिशन प्लान भी दे सकते हैं, ये सर्विसेज भी आप हमसे ले सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग कॉस्ट, मॉनिटर करो कि जो भी ओवरहेड्स आपके लग रहे हैं लाइक रेंट, सैलरी, यूटिलिटीज़ पे, ठीक है, तो उसको प्रॉपर मॉनिटर करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना है सो दैट आप बेस्ट कॉस्ट में, मतलब ये कह लो ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट में बेस्ट सर्विसेज को दे सको। फिर है कस्टमर फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, अब देखो आप अपनी सर्विसेज की क्वालिटी तभी अच्छे से कर सकते हो जब आप फीडबैक लेते रहोगे, ठीक है, आप आइडेंटिफाई करते रहोगे कि कस्टमर को क्या अच्छा नहीं लगा या क्या उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे आपको वीक एरियाज पता लगेंगे जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, और फिर उस अकॉर्डिंगली आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहेगा तो वो रेफ़र करेगा आपकी सर्विसेज को बाकियों को, और आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी जिससे क्या है ज़्यादा प्रॉफिट आपका ही होगा। नेक्स्ट है सर्विस डिफरेंशिएशन, ऑफर करो कि हम ना समथिंग यूनिक दे रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से, ठीक है, जैसे कि 24/7 चैट सपोर्ट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा और एक्स्ट्रा एज लो अपने कॉम्पिटिटर से। नेक्स्ट है कैपेसिटी मैनेजमेंट, यूज़ करो अपनी वर्कफोर्स को और टाइम को एफिशिएंटली सो दैट आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर सको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था टारगेट एंड काइजन कॉस्टिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम टारगेट कॉस्टिंग देख लेते हैं। तो देखो टारगेट कॉस्टिंग ना एक कॉस्ट प्लानिंग टेक्निक है। टारगेट कॉस्टिंग में बेसिकली आप क्या करते हो ना, सबसे पहले आप ये देखते हो कि हमारा प्रोडक्ट है जो वो कितने में मार्केट में आएगा, उस प्राइस को क्या है पहले आप सेट करते हो, फिर उसमें से देखते हो कि हमें इसमें अब कितना प्रॉफिट चाहिए। फिर प्रॉफिट जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो अब आपने बोला कि यार मैं सेलिंग प्राइस, मतलब मुझे अपना ना जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपये में ही बेचना है, क्योंकि लोग ना 10 रुपये में ही क्या है लेना चाह रहे हैं। अब मैंने देखा कि मुझे इस पर 2 रुपये का प्रॉफिट भी चाहिए, तो अब जो 10 रुपये में मुझे बेचना है और 2 रुपये मुझे इसमें प्रॉफिट चाहिए, तो बेसिकली जो 8 रुपीज़ है वो क्या होनी चाहिए, जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितने में बनना चाहिए, 8 रुपये में। तो वही होती है टारगेट कॉस्टिंग। आपने टारगेट पहले सेट किया, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या है अपना प्रॉफिट हटाया, और उसके बाद उतने कॉस्ट पे आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट स्टार्ट्स विद द मार्केट प्राइस। यही सबसे पहले आप देखोगे कि मार्केट प्राइस क्या रखूँ इसका, जैसे आपने बोला 10 रुपये रखना है, ठीक है, एंड फिर आपने देखा मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होगा इसमें, आपने बोला 2 रुपये होगा। फिर आप क्या करोगे, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, वो 8 रुपये के अंदर अंदर उस प्रोडक्ट को बनाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका यही होता है। टारगेट कॉस्टिंग कैसे निकालते हो, टारगेट कॉस्ट कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस में से डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस कर देते हो। सेलिंग प्राइस कितना था, जितने में आपने बेचना है 10 रुपये, एंड डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आपका 2 रुपये, तो बचा कितना 8 रुपये, तो 8 रुपये आपका टारगेट कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स देख लेते हैं। मार्केट के बेसिस पे होता है, जो मार्केट में चाह रहे हैं लोग उस प्राइस को सेट करते हैं हम, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, फिर 8 रुपये के अंदर अंदर प्रोडक्ट बनाना है आपने, एंड इनकरेज होता है इससे टीम वर्क, ठीक है, सारे मिलके क्या है इस एफर्ट को मतलब एफर्ट लगा के इसको अचीव करते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, कंपनी है वो चाहती है सेल करे सर्विसेज 1000 में, और उसको क्या है 200 रुपये का प्रॉफिट भी कमाना है, दैट मीन्स उसको 800 का क्या है उस प्रोडक्ट को बनाना है, उस सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। तो उस अकॉर्डिंगली फिर वो डिज़ाइन करेंगे, डिलीवर करेंगे अपनी सर्विसेज को इस कॉस्ट के अंदर अंदर। बेनिफिट्स क्या हैं, इससे ना इनोवेशन बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि आप ये देखते हो कि यार हम 800 के अंदर कैसे बना सकते हैं इस चीज़ को, तो इनोवेशन इससे बढ़ता है। इससे क्या है आप कॉम्पिटिटिव रहते हो, क्योंकि आपने प्राइस क्या है उस अकॉर्डिंगली ही सेट किया है, एंड इससे प्रमोट होती है एफिशिएंसी, ठीक है। अब बात करते हैं काइजन कॉस्टिंग। तो काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। काइजन कॉस्टिंग यूज़ की जाती है आफ्टर द सर्विसेज और प्रोडक्ट है स्टार्टेड, जब आपने क्या है इसको स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट को बनाना। इसमें आप देखते हो थोड़ा थोड़ा क्या है हम ना कॉस्ट को कम करते रहेंगे, स्मॉल स्मॉल चेंजेस क्या है करते रहेंगे, इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्ट क्या है मतलब कि ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट में बन जाएगा। फीचर यही है, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या अपने इनपुट देता रहता है, कॉन्टिन्यूस स्मॉल इंप्रूवमेंट हम करते हैं इसमें, एंड इसमें हम सिर्फ वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या कौन सी ऐसे है जहाँ पे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा टाइम बच सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। फ़ायदे क्या हैं इसके, देखो
इससे अननेसेसरी कॉस्ट हट जाएगी, टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं, टारगेट कॉस्टिंग और काइजन कॉस्टिंग का। तो टारगेट कॉस्टिंग है, ये कब स्टार्ट हो रही थी, पहले ही प्रोडक्शन से पहले ही आप ये कॉस्ट पहले फाइंड आउट करोगे ना। बट काइजन कॉस्टिंग में जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तब आप इंप्रूवमेंट का सोचते हो। फोकस की बात करें तो टारगेट कॉस्टिंग में आपका डिज़ाइन और प्लानिंग कैसे करना है उस पर फोकस रहता है। काइजन कॉस्टिंग में आप प्रोसेस को कैसे इंप्रूवमेंट करना है वो देखते हो। गोल होता है आपका टारगेट कॉस्टिंग का कि एक कॉस्ट लिमिट को सेट करना है और उसके अंडर प्रोडक्ट बनाना है। पर काइजन कॉस्टिंग में आपको सिर्फ कॉस्ट को ग्रेजुअली क्या है रिड्यूस करने पे फोकस रहता है, गोल रहता है। अप्रोच की बात करें तो वन टाइम कॉस्ट प्लानिंग होती है ये, ठीक है, कि एक बार आपने कॉस्ट को सेट कर लिया, बस अब उसके अकॉर्डिंग चलोगे। बट काइजन कॉस्टिंग में क्या है, वन टाइम नहीं, आप कॉन्टिन्यूसली इसमें ना कॉस्ट को रिड्यूस करते रहते हो। तो कंक्लूजन पढ़ लेते हैं हम। अगर आपको इंक्रीज़ करनी है प्रॉफिटेबिलिटीज़, ठीक है, सर्विसेज में, तो कंपनीज़ को क्या है कंबाइन करना पड़ेगा, स्मार्ट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। और फिर जो इसका सेकंड पार्ट का कंक्लूजन देखें तो टारगेट कॉस्टिंग ना हेल्प करता है आपको अर्ली प्लानिंग में कि कैसे आप क्या है टारगेट कॉस्ट को सेट करो, उस अकॉर्डिंगली काम करो। और काइजन कॉस्टिंग सपोर्ट करता है कि आप धीरे धीरे भी आप क्या इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। दोनों मिलके बिजनेस की हेल्प करते हैं कॉम्पिटिटिव रहने में और प्रॉफिटेबल रहने में, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ही बार आया है बेंचमार्किंग के ऊपर। तो आपको क्या इसमें बताना है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग अलॉन्ग विद द पर्पस फॉर विच इट इज़ नीडेड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है कि वेरियस टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग आपको बतानी है, साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि पर्पस क्या है, ठीक है, मतलब जिस अकॉर्डिंग वो चाहिए होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्टली हमें ये पढ़ना पड़ेगा बेंचमार्किंग होती क्या है। बेंचमार्किंग का मतलब है कंपेयर करना अपने बिजनेस की प्रोसेस को, अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को, किसके साथ, जो उस इंडस्ट्री में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। मान लो आपका अगर क्लोथिंग ब्रांड है तो आपकी जो क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई, अब उसमें जो भी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, जो भी सक्सेसफुल है, उसके साथ अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, अपनी प्रोसेस को कंपेयर करना, अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करना, सो दैट आपको पता लग जाए कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ बेटर परफॉर्म कर रहे हो, एंड अगर जहाँ भी आप पीछे हो तो उसको कैसे ठीक कर सकते हो, वो आप फिर इसमें देखते हो। आप इसमें फाइंड करना चाहते हो कि एक बेटर वे क्या हो सकता है काम करने का और अपने रिजल्ट्स को बढ़ाने का। ये हेल्प करता है बिजनेस की लर्न करने में फ्रॉम अदर्स, ठीक है, सामने वाले से उसने क्या है लर्न किया है एंड इम्प्रूव किया है उसने, उसको ये पता लग जाएगा कि यार ये मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है और यहाँ मैं क्या है इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब टाइप्स पूछे थे हमसे, तो टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग देख लेते हैं। पहला होता है इंटरनल बेंचमार्किंग। ये क्या होता है, इंटरनल बेंचमार्किंग का मतलब होता है कंपेयर करना अपनी परफॉर्मेंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में और ब्रांचेस के बीच में, सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या कर लिया आपने, कंपेयर कर लिया, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। फिर है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, जिसमें आप अपने बिजनेस को ही कंपेयर कर लेते हो अपने सीधा कॉम्पिटिटर के साथ। फिर है फंक्शनल बेंचमार्किंग, जिसमें क्या है सिमिलर फंक्शन जो हैं उनको आप कंपेयर करते हो, ठीक है, सिमिलर कंपनी मतलब दूसरी कंपनी के उन्हीं फंक्शंस के साथ, ठीक है। एंड जेनरिक बेंचमार्किंग क्या होती है, कॉमन प्रोसेस को कंपेयर करते हो, ठीक है, कोई भी टॉप परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसके बाद है पर्पस, क्या होता है इसका कि क्यों ज़रूरी होती है बेंचमार्किंग। देखो ये आपको ये बताती है कि आप बेस्ट कैसे कर सकते हो, परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हो, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो, कस्टमर को और अच्छे से कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर रहना है तो आपको देखना ही पड़ेगा इसको। एंड ये इनोवेशन को बढ़ाता है, क्योंकि आपको पता है सामने वाला उतने प्राइस पे इतना प्रोडक्ट बना रहा है, आप नहीं बना पा रहे हो, तो आपको इनोवेशन यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो बेंचमार्किंग है ये हेल्प करती है बिजनेस की लर्न करने में अदर्स से, एंड ये क्या है उनको कॉम्पिटिटिवली भी एज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस फुल कॉस्ट प्लस एंड marginal cost plus method of pricing. Which pricing method can be useful to a firm under what circumstances? तो ये दोनों आपको समझाने हैं और कौन सा किस circumstances में क्या है बेस्ट होता है या यूज़फुल होता है वो आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक कर देना है और इसको शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पूछा था, जिसे हम क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोल देते हैं। मीनिंग क्या है इसका, इस मेथड के अंदर ना देखो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट है जो उसे हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे उसमें जो भी फिक्स्ड कॉस्ट लगी है और जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगी है दोनों को देखते हैं। देन प्रॉफिट मार्जिन को भी ऐड करते हैं टोटल कॉस्ट में, ठीक है, और फिर एक फाइनल प्राइस को सेट कर देते हैं। जैसे मान लो आपका टोटल प्राइस लगा किसी चीज़ को बनाने में 12 रुपये और आपको प्रॉफिट चाहिए उस पर 3 रुपये, तो टोटल 15 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। ये आपको एग्जांपल दे रखा है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। यूज़ कब करें, ये
पूछा था आपसे, तो देखो जब कंपनी चाहती है कि वो रिकवर करे अपनी सारी कॉस्ट और अर्न करे उसके ऊपर फिक्स्ड प्रॉफिट, तब या फिर लॉन्ग टर्म प्राइसिंग के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, जब कंपटीशन लो है। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा क्या है यूज़फुल रहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्राइसिंग में आपको क्या करना होता है, भाई इतनी तो मेरी कॉस्ट लगी और इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आप इसी मेथड को यूज़ करोगे, कॉस्ट में प्लस कर लो अपना प्रॉफिट और सामने वाले को फाइनल प्राइस बता दो। मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है, जिसे हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। इस मेथड में ओनली वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसे को ही कंसीडर करते हैं हम। प्रॉफिट मार्जिन को फिर ऐड कर देते हैं और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसे इंक्लूड नहीं करते डायरेक्टली प्राइस में। फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, और ये भी याद रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम रिकवर करते हैं ओवर द टाइम ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट से, ठीक है। अच्छा, इसको यूज़ कब करना है, तो जब कंपनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी, when the company has extra capacity or want to accept special order, ठीक है, एंड जब entirely highly competitive मार्केट में है वो, एंड ये हेल्पफुल होता है शॉर्ट टर्म में, सो दैट आप मार्केट का शेयर बढ़ा सको। तो ये आपको दोनों के ना डिफ्रेंशिएशन दे रखी है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज काइजन कॉस्टिंग डिफर फ्रॉम टारगेट कॉस्टिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। तो ये हमने कर लिया है, इनका डिफरेंस एंड इनके बेनिफिट्स भी हमने साथ के साथ कर लिए थे, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल वगैरह पूरा प्रॉपर दे के आना है, और ये डिफरेंस हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो बेनिफिट्स भी हमने कर लिया है ना टारगेट कॉस्टिंग और इन दोनों के उस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब आपसे पूछा है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है, जो अगेन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। अब यहाँ पे इसके साथ आपको इसकी नीड इंपॉर्टेंस पूछी है, ठीक है, और करंट टाइम्स में पूछी है, तो वही डिट्टो वही क्वेश्चन है, उसमें प्रेजेंट सिनेरियो लिखा था, यहाँ पे ये लिखा है। तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड आज की डेट में नीड बतानी है आपको, तो वही है पॉइंट्स, आपको क्या है बस जस्ट देख लेने हैं। तो ये नोट्स अगर किसी को बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोबरेट ऑन द टेक्निक्स टू मेजर द एंड इन्हांस प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजिंग रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको ना टेक्निक्स बतानी है मेजर करने की और बढ़ाने की प्रॉफिटेबिलिटी को एंड क्वालिटी को एक प्रोडक्ट की और सर्विसेज की, और रेलेवेंट एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग करना और इम्प्रूव करना अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और क्वालिटी को, ठीक है, ये मेन गोल होते हैं किसी भी बिजनेस के। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि कितना प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, ठीक है, कितना अर्न कर रही है वो, और क्वालिटी का मतलब होता है कि कितनी अच्छा उस कंपनी का प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, और वो कस्टमर की नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को कितना फुलफिल कर रहा है। अब हमारे पास टेक्निक्स होती है मेजर करने की एंड इन्हांस करने की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो सबसे पहला है CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। क्या होता है ये एनालाइज करता है कि हाउ चेंजेस इन कॉस्ट, कि कॉस्ट में चेंज आने से, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम, हाउ चेंजेस इन कॉस्ट एंड सेल्स, मतलब कितना कॉस्ट या फिर सेल्स में चेंज आने से क्या है कंपनी का प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है ये कब यूज़ होता है, जब आपको अंडरस्टैंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट को, ठीक है, जहाँ पे ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना तो आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है ABC कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इसमें लिखा है कि इसमें हम बेसिकली ना असाइन करते हैं कॉस्ट एक प्रोडक्ट को या सर्विसेज को एक्टिविटी के बेसिस पे, ठीक है। एक प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी एक्टिविटीज़ लगी हैं और उस एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट लगी है, तो उस बेसिस पे हम देखते हैं। ये तब यूज़फुल होता है जबकि आपको ये देखना है कि यार कोई ऐसी तो नहीं है एक्टिविटी जो अननेसेसरी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। फिर आया नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एनालिसिस। इसमें आप फाइनेंशियल रेशियोज़ का यूज़ करते हो, जैसे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज़ होगी, मार्जिन हो गया, ठीक है। ये कब यूज़ करते हो आप, जब आपको मेजर करना है कि कितना एफिशिएंटली एक कंपनी कन्वर्ट कर रही है अपने रेवेन्यू को प्रॉफिट में। फिर है बेंचमार्किंग, जिसमें आप कंपेयर करते हो अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग भी है। टारगेट कॉस्टिंग क्या है, स्टार्ट होती है सबसे पहले आप मार्केट प्राइस को सेट करते हो, फिर उसमें से अपना प्रॉफिट डिडक्ट कर लेते हो, एंड फाइनली क्या है आप देखते हो इतने कॉस्ट पे आपको इतना क्या है प्रोडक्ट बनाना है। कब यूज़ करोगे इसको, जब आपको कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए चलना है। नेक्स्ट है टेक्निक्स बताओ मेजर करने की और इन्हांस करने की क्वालिटी को। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंपनी ये है क्या बेसिकली एक कंपनी वाइड अप्रोच, ठीक है, जिसमें फोकस किया जाता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में क्वालिटी के अंदर। ये कब यूज़ किया जाता है, जब आपको इसमें सबसे पहले तो इन्वॉल्व होते हैं सारे एम्प्लॉयज़, सो दैट इंप्रूव हो सके प्रोसेस एंड कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 6 सिग्मा। तो ये क्या है, इसमें यूज़ करते हो आप स्टैटिस्टिकल मेथड रिड्यूस करने के लिए कोई भी डिफेक्ट या एरर है। फिर है क्वालिटी सर्कल, जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है मीट करते हैं रेगुलरली, सो दैट वो डिस्कस कर सके और सॉल्व कर सके क्वालिटी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, प्रोडक्ट की।
फिर है कस्टमर फीडबैक एंड सेटिस्फेक्शन सर्वे। आप गैदर कर सकते हो फीडबैक डायरेक्टली कस्टमर से, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपको कैसी सर्विसेज लगी है, ठीक है। फिर आपका ISO सर्टिफिकेशन भी होता है, इसमें आप इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपको इम्प्रूव करने में आपकी प्रोसेस को, ठीक है। तो ये आपको कंक्लूजन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या होता है और फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट नाम से ही पता लग रहा है, ये एक मैनेजमेंट टूल है जिसे आप यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसमें करते क्या हो आप, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजमेंट टूल जो यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को, किसकी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। अब सबसे पहले आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आई, अब उस इन्फॉर्मेशन को आगे क्या है यूज़ किया जाएगा ये जानने के लिए कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, उसी को कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। ये आपको हेल्प करता है ये जानने में कि कौन सी एक्टिविटी है जो एक्चुअल में वैल्यू को ऐड कर रही है और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। अब इसमें क्या है, कंपनी रिड्यूस कर लेगी अपनी कॉस्ट को उस नॉन एडिंग वैल्यू वाली एक्टिविटी को हटा के, एंड इससे टाइम भी बचेगा, इंप्रूव होएगी आपकी प्रोसेस और प्रॉफिटेबिलिटी भी बच जाएगी, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है मैनेजर को ये जानने में कि हाउ एक्टिविटीज़ कंज्यूम रिसोर्सेज, कि कैसे जो एक्टिविटीज़ है वो कितने रिसोर्सेज को ले रही है, कैसे क्या वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फीचर्स की बात देखें तो ये फोकस करता है एक्टिविटीज़ में, ठीक है। इसमें आप क्या है लिंक करते हो कॉस्ट टू कस्टमर्स डिमांड की, कितनी उनकी डिमांड है, ठीक है, मतलब क्या किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड। तो ये इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को, एंड जो भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी होती है उसको हम इसमें एलिमिनेट करते हैं, एंड कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इसमें हम क्या है इंप्रूव करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप इसमें पढ़ सकते हो, बेनिफिट्स दे रखे हैं कि बेटर कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्ली कर लोगे आप, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी आपकी। अब आपको नेक्स्ट इसी में पूछा गया था फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या होता है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सिबल बजटिंग एक ऐसी बजटिंग टेक्निक है जो एडजस्ट करती है बजट को अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन एक्टिविटीज़ लेवल, ठीक है। मतलब कि ये फ्लेक्सिबल बजटिंग है, ऐसे नहीं है कि जो एक बार फिक्स्ड कर दिया नहीं, इसमें क्या है आप कहीं ना कहीं एक्टिविटी लेवल में जो भी चेंज आ रहा है उस अकॉर्डिंगली बजट को चेंज करोगे, ठीक है। जैसे कि सेल्स वॉल्यूम, प्रोडक्शन यूनिट्स और कस्टमर डिमांड। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड बजट रह जाएगा जो हमेशा सेम रहेगा। फ्लेक्सिबल बजट क्या है आपको अलाउ करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या है आप चेंज कर सकते हो। फीचर्स क्या हैं, आप इसमें कंपेयर कर सकते हो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई है, ठीक है, रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के साथ, एडजस्ट कर सकते हो टाइम टू टाइम, ठीक है। एंड ये वहाँ पे सूटेबल बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है, प्रैक्टिकल है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में आपकी ये हेल्प करता है, परफॉर्मेंस आप इससे अपनी इवैल्यूएट कर सकते हो और वेरिएशन कोई भी आया है तो वो भी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल दे रखे हैं, कंपनी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई 10,000 यूनिट वो प्रोड्यूस करेगी, बट एक्चुअल में 12,000 हो गए, तो फ्लेक्सिबल बजट क्या है, अब यहाँ पे रिकैलकुलेट करेगा कॉस्ट को, ठीक है, और बेस्ड ऑन 12,000 के बेसिस पे, ना कि सिर्फ वो ओरिजिनल प्लान जो 10,000 का था उसी पे स्टिक रहेगा। बेनिफिट क्या है, ये कोई भी चेंज है तो उसको अडॉप्ट कर लेता है क्विकली, ठीक है, बेटर ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में आपकी ये हेल्प करता है। तो कंक्लूजन आपको यहाँ दे रखा है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन वही आया है आपको, बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है, वेरियस मैट्रिक्स बताओ जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, एंड आइडेंटिफाई करना है पर्पस, ठीक है, कि किस किस पर्पस के लिए वो आप यूज़ करते हो उनको। तो बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है, वही प्रोसेस है जिसमें आप इवैल्यूएट कर रहे हो, ठीक है, मेजर कर रहे हो कि कितना अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन कितने अच्छी तरीके से बिजनेस को, गोल्स को, उसके ऑब्जेक्टिव को उसके अचीव कर रहा है। इसमें आप अलग अलग चीज़ों को देखते हो, ठीक है, अलग अलग परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं आपके पास, ठीक है, उनके बेसिस पे आप देखते हो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल डाटा के बेसिस पे चेक कर लिया कि हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो इन सिंपल टर्म जो बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट है ये बेसिकली आप इसमें चेकअप कर रहे हो अपने बिजनेस का ना, कि कितना गोइंग वेल है, ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, अपडेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, वही अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, वीक एरियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और स्ट्रैटेजिक बिजनेस गोल में ये आपको हेल्प करता है। अब आपसे ये पूछे थे कि कौन कौन से मैट्रिक्स है जिसके हेल्प से आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। तो कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं, जैसे रिवेन्यू के बेसिस पे देख लिया ना, सेल्स के बेसिस पे देख लिया, प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका उसके बेसिस पे देख लिया, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना आ रहा है उसके बेसिस पे देख लिया, या कितना कॉस्ट लग रही है आपकी गुड सोल्ड्स में, तो ये देख लिया। फिर कस्टमर मैट्रिक्स भी होते हैं, लाइक कस्टमर कितना सेटिस्फेक्शन स्कोर दे रहा है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर क्या है, नेट प्रमोटर स्कोर क्या है, या कस्टमर रिलेशनशिप रेट क्या है, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल प्रोसेस मैट्रिक्स भी होते हैं। अब ये क्या होते हैं, साइकिल टाइम देखते हो आप, इसमें कोई एरर या डिफेक्ट तो नहीं है, वो वाला रेट देखते हो, और प्रोडक्टिविटी रेट देखते हो। फिर लर्निंग एंड ग्रोथ मैट्रिक्स है, जिसमें एम्प्लॉय टर्नओवर रेट देखते हो, ट्रेनिंग आवर्स पर एम्प्लॉय देखते हो, और एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन लेवल देखते हो। पर्पस क्या है कि किस पर्पस के बेसिस पे मतलब इनको यूज़ किया जाता है, वही परफॉर्मेंस को देखने के लिए डाटा बेस्ड डिसीजन लेते हो, फिर इसकी हेल्प से अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढते हो और वीकनेसेस पे काम करते हो, इसमें इम्प्रूव करते हो, इम्प्रूव होता है इससे कस्टमर रिलेशनशिप, और ये इंश्योर रहता है कि जो एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, एंड इससे आप मॉनिटर करते हो फाइनेंशियल सक्सेस को और कॉस्ट कंट्रोल को, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखें तो बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो क्या है, इसेंशियल है हर एक बिजनेस के लिए, ठीक है। वो इसकी हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकता है कि कितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है अपने अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है। अलग अलग मैट्रिक्स के थ्रू क्या है वो सारे एरियाज़ को ऑल राउंड क्या है देख सकता है, और अपने बिजनेस को क्या है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काइजन फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट एवरी एक्टिविटी कैन बी डन बेटर वे नेक्स्ट टाइम, है ना, कि कॉन्टिन्यूसली आप इंप्रूवमेंट करते रहो तो नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे से कर पाओगे, एंड हेंस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, तो हमेशा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप कॉस्ट को नेक्स्ट टाइम क्या है रिड्यूस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, व्हाट इज़ काइजन फिलॉसफी। सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो काइजन एक जापानीज टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, कि आप क्या करो थोड़े थोड़े चेंजेस को क्या है लाते रहो, मतलब थोड़े थोड़े मेथड्स ढूंढते रहो कि कैसे कॉस्ट को कम किया जा सकता है। लाइक एक बार अगर आपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया या एक बार कॉस्ट रिड्यूस कर ली तो ऐसा नहीं है कि बस हो गया, अब दोबारा से क्या है और थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट ला के क्या है आपको मतलब एकदम सडन आपको कॉस्ट में कंट्रोल नहीं लाना है, बट कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट के तरीके आपको ढूंढते रहने हैं। इसमें आप फोकस करते हो कि स्मॉल और कंसिस्टेंट लगातार आप क्या है हर एक दिन इंप्रूव करो अपनी प्रोडक्टिविटी को, क्वालिटी को, जिससे रिड्यूस होगी आपकी कॉस्ट बिजनेस की, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि जो काइजन है उसका मतलब होता है कि आप क्या है हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, हर दिन। फिर है की प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन की बात करें तो इसमें आप कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में फोकस कर रहे हो, एंड इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें सबकी, टॉप मैनेजमेंट से लेके वर्कर्स तक की, हर किसी को पार्टिसिपेट करना होता है, अपना इनपुट देना होता है। इसमें हम फोकस करते हैं स्मॉल चेंजेस में, ठीक है, ना कि एक बहुत बड़े चेंज में। इसमें हम एलिमिनेट करते हैं जो भी वेस्ट है, जो भी मतलब ये लगा लो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ थी जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रही थी और कॉस्ट बढ़ा रही थी, तो उसको हम इसमें एलिमिनेट करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस कह रहे वंस अ बेटर मेथड इज़ फाउंड, एक बार क्या होता है ना कि अगर आपको मान लो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कर करके एक बेस्ट मेथड फाइंड हो गया एक काम को करने का, तो उसको आप क्या कर दोगे, स्टैंडर्ड बना दोगे कि ऐसे ही इस काम को क्या है करना है, क्योंकि ये मेथड क्या है इस काम को करने का एक बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट आपको बोला है हाउ काइजन कॉस्टिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो काइजन की जो फिलॉसफी है वो बिलीव करती है कि हर एक एक्टिविटी है जो या प्रोसेस है वो क्या है बेटर बन सकती है जब आप क्या है उसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट लाते रहोगे, ठीक है, क्योंकि आप फाइंड आउट करते रहोगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो वेस्ट हैं उन्हें हटाओगे और लो करोगे कॉस्ट को। तो कैसे इंप्रूव करता है ये आपकी एफिशिएंसी, ठीक है, आपकी वेस्टेज को रिड्यूस करेगा, और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है बढ़ाता है, और टाइम ये क्या है कम से कम आपका प्रोडक्ट क्या है कम से कम टाइम में बना के देता है, और हर किसी की इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है एम्प्लॉयज़ की। तो एग्जाम्पल इन एक्शन आपको बताया गया है यहाँ पे, लाइक पढ़ लेते हैं। एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, वर्कर ने नोटिस किया कि इसमें क्या हो रहा है ना, ही वेस्ट टाइम वॉकिंग अक्रॉस द रूम, कि भाई उनका ना टाइम वेस्ट हो रहा है वॉक करने में, ठीक है, रूम के आसपास, क्योंकि उनको टूल अलग अलग जगह पे पड़े होते हैं वहाँ से लाना होता है। तो उसने सजेस्ट किया, उसने क्या है अपनी से रखी कि भाई टूल को ना आसपास ले आओ, सो दैट हम क्या कर सकें, हमारा जो ये ट्रैवलिंग का टाइम है वो कम हो जाएगा, है ना, सेव हो जाएगा टाइम, स्पीड भी काम करने की फिर बढ़ जाएगी, और जिससे हमारा जो ये थकान वाला फैक्टर है वो भी कम हो जाएगा, तो फटीग भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है आप करोगे हर किसी फिर वर्कर्स का देखोगे कि उनके आसपास टूल हैं, अगर नहीं है तो फिर सबके जो टूल्स है वो क्या आसपास रखोगे। तो इससे क्या हुआ, आपने ये जो चेंज लाया उससे क्या आपके बहुत सारे बेनिफिट हुए। तो काइजन में आप कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंट वे में कॉन्टिन्यूसली क्या है चेंज लाते हो, ना कि वन टाइम चेंज है ये। तो ये आपको बताया गया है कि काइजन में कॉन्टिन्यूस और ग्रेजुअल चेंज आता है, धीरे धीरे पर लगातार। वन टाइम चेंज में क्या है सडन या फिर बिग चेंज आप एक ही बारी में इंट्रोड्यूस कर देते हो। इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो काइजन में क्या है सारे इंप्लॉयज़ की क्या है इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, बट वन टाइम चेंज में मोस्टली टॉप मैनेजमेंट क्या है डिसीजन लेती है, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन देख सकते हो कि काइजन फिलॉसफी इंकरेज करती है बिजनेस को कि वो इम्प्रूव करते रहे कॉन्टिन्यूसली। ये बताती है कि हर एक टास्क को करने का एक बेटर वे होता है और वही आपको ढूंढना है, और स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट क्या है लानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टारगेट कॉस्टिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस
रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको बताना है प्रॉफिटेबली। टारगेट कॉस्टिंग है ना जो, ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एंटिसिपेट करते हैं एंड सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, प्रॉफिटेबली। तो आंसर देखते हैं वही। सबसे पहले तो आपको टारगेट कॉस्टिंग को बताना है कि टारगेट कॉस्टिंग में क्या है। एक आप प्राइस देखते हो कि कितना आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचोगे एंड आपको कितना उसमें प्रॉफिट चाहिए, एंड फिर आपके पास क्या है एक प्राइस आता है जिससे आप क्या है ये बता देते हो कि इतने प्राइस पे हमें क्या है प्रोडक्ट को बेचना है। फिर हमने फीचर्स पढ़ लिए इसके। कस्टमर ओरिएंटेड होता है, हम मार्केट में जाके पूछते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को कितने में खरीदोगे। मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग होती है, मार्केट के बेसिस पे होती है, ठीक है। फिर है कॉस्ट प्लानिंग करते हैं हम इसमें। प्रोडक्शन से पहले हमें पता होता है इतनी कॉस्ट के अंदर आपको बनाना है, प्रॉफिट भी आपको पता होता है आपका कितना होने वाला है, ठीक है। और टारगेट कॉस्टिंग का अगर हम यहाँ फॉर्मूला देखें तो वही कितना सेलिंग प्राइस है और उसमें से आपका कितना प्रॉफिट है, तो जो बचा वो आपकी टारगेट कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है हाउ टारगेट कॉस्टिंग हेल्प मीट कस्टमर्स नीड प्रॉफिटेबली। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड को, अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्टली कि क्या फीचर्स एंड किस क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। फिर उस बेसिस पे कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है हम सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस पे क्या है कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, विलिंग टू पे है। एंड फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करते हैं कि आपको कितना उस प्रोडक्ट पे कॉस्ट, उस प्रोडक्ट पे आपको प्रॉफिट चाहिए। एंड फिर आप कैलकुलेट करते हो टारगेट कॉस्ट को कैसे, जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस करके अपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट को, ठीक है। फिर उस अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को उतनी कॉस्ट पे डिज़ाइन करते हो, बिल्ड करते हो प्रोडक्ट को, सो दैट वो कस्टमर की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सके एंड उतने ही कॉस्ट पे बने जितने आपने टारगेट रखी थी। बेनिफिट है कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, कॉस्ट आपके कंट्रोल में रहेगी, प्रॉफिट डेफिनेटली होने वाले हैं एंड एफिशिएंसी इससे बढ़ती है और मार्केट में आप कॉम्पिटिटिव रहते हो। तो कंक्लूजन यहाँ बताया गया है, टारगेट कॉस्टिंग एक प्रोएक्टिव मेथड है। पहले से ही आप इसमें क्या है एक्टिव रहते हो, ना कि कोई चीज़ होने के बाद रिएक्ट करते हो। प्रोएक्टिव है ये, जहाँ पे जो बिजनेस है वो स्टार्ट करते हैं कस्टमर से ही पूछ के, ठीक है। फिर उस बेसिस पे ही प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे एंड ये भी साथ में इंश्योर करेंगे कि प्रॉफिट भी उनको हो और कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस भी क्या है मीट करे टाइम टू टाइम एंड प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल भी रहे। और ये बहुत ही एक इफेक्टिव टूल है आज की डेट में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गोल ऑफ परफॉर्मेंस सिस्टम इज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी। तो ये आपको एक्सप्लेन करनी है स्टेटमेंट, तो स्टार्ट करते हैं। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होती है जो हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो ट्रैक कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस को अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर्स की हेल्प से, जिसमें वन ऑफ द मेन गोल है जो इस सिस्टम का वो यही रहता है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को अच्छे से बिजनेस के अंदर। तो फर्स्टली अब हमें ये देखना पड़ेगा स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा क्या है बनाए जाते हैं अपने गोल्स एंड विजन को देखते हुए उनको अचीव करने के लिए। जैसे एक कंपनी है, हो सकता है वो प्लान बनाए कि उसको मार्केट लीडर बनना है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का आने वाले 5 सालों में। बट जो स्ट्रैटेजी होती है ना इज जस्ट अ प्लान ऑन पेपर अनटिल, अगर उसको अच्छे से एग्जीक्यूट आप नहीं करोगे तो वो एक क्या है, एक प्लान है पेपर में, है ना। अगर उसको प्रॉपर तरीके से आपको सक्सेसफुल बनाना है सो आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस सिस्टम हेल्प करेगा। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम होता क्या है भाई, ये टूल होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टूल जो कि यूज़ किया जाता है बिजनेस के द्वारा सेट करने के लिए गोल्स को, स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। मेजर करता है ये प्रोग्रेस आपकी, ठीक है, केपीआईज के थ्रू। केपीआईज क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपके। ये एनालाइज करता है स्ट्रेंथ को, आपके वीकनेसेस को, और करेक्टिव एक्शंस आप इसकी हेल्प से लेते हो। जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड होता है आपके पास, ठीक है, बेंचमार्किंग होता है। अब पूछा गया था हाउ डज अ परफॉर्मेंस सिस्टम हेल्प इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी, कि जो एक परफॉर्मेंस सिस्टम होता है वो कैसे हेल्प करता है इंप्लीमेंट करने में स्ट्रेटजी को। तो देखो, ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, ये कन्वर्ट करता है आपकी स्ट्रेटजी को क्लियर गोल्स, मतलब ईच डिपार्टमेंट को बताता है, टीम को बताता है, ठीक है, कि बेसिकली आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। सेटिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कह रहे ये जो सिस्टम है ये डिफाइन करता है मैट्रिक्स को, जैसे कि कस्टमर रिटेंशन रेट हो गया, सेल्स ग्रोथ हो गया, प्रोडक्शन एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, रेगुलर मेजरमेंट करते हैं इसमें, जो कि शो करता है कि जो कंपनी है वो स्ट्रेटजिक गोल की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हेल्प करती है मैनेजर की आइडेंटिफाई करने में कि कौन कौन से प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, ठीक है, एंड कैसे क्या है बेटर डिसीजन क्या है हम ले सकते हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली। एंड अकाउंटेबिलिटी भी क्या है, ये बढ़ाता है, हर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को पता होता है कि वो अकाउंटेबल है, ठीक है, जो भी उनको असाइंड वर्क है उसके लिए।
तो एग्जाम्पल है इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। जैसे कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि उन्हें मोस्ट अफोर्डेबल मोबाइल क्या है सर्विस प्रोवाइडर बनना है। तो अब यहाँ पे वो कैसे देखेंगे, अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, वो देखेंगे कि कॉस्ट पर न्यू कस्टमर एक्विजिशन कितनी है। टारगेट में देखेंगे वो कि उन्हें जैसे 20% क्या कॉस्ट कम करना है 6 महीने में। मॉनिटर कैसे करेंगे, मंथली डैशबोर्ड के थ्रू। फीडबैक कैसे करेंगे, लाइक वो फीडबैक लेंगे, है ना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी है कि नहीं करनी है, उस बेसिस पे क्या है वो देखेंगे। तो इसके सिस्टम के बिना स्ट्रैटेजी क्या है वो सिर्फ एक गोल ही रह जाएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस सिस्टम क्या है, इसको एक्शन में लेके आता है। तो कंक्लूजन की बात करें तो अल्टीमेट एम यही है परफॉर्मेंस सिस्टम का कि भाई जो आपको सिर्फ पास्ट के रिजल्ट नहीं देखने हैं बल्कि आपको गाइड करना है फ्यूचर एक्शन के लिए भी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दी थी, द गोल ऑफ परफॉर्मेंस सिस्टम इज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी, ये ऑब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज विदाउट इफेक्टिव परफॉर्मेंस सिस्टम स्ट्रैटेजी क्या है, फेल हो जाती है रियल रिजल्ट देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट एंड डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। तो अभी हमने वैसे प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो वही आपसे पूछे भी हैं। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग इन टारगेट कॉस्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आया हुआ है, सो आपको ये अच्छे से यहीं पे कर लेना है। तो सबसे पहले आप टारगेट कॉस्टिंग का मीनिंग दोगे। हमने पढ़ लिया टारगेट कॉस्टिंग एक कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है बिजनेस के द्वारा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, पहले देखते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को कितने में खरीदोगे, ये पूछा जाता है कस्टमर से, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके अंदर फिर आप देखते हो कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। जैसे मार्केट में आपने सर्वे करवाया और आपको उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए और वो इस प्राइस पे क्या है लेना चाहते हैं, लाइक 10 रुपीज़ उन्होंने बोला। अब आपने देखा कि यार 2 रुपये तो मुझे भी प्रॉफिट चाहिए इसमें, तो फिर आप बोलोगे कि अच्छा 10 रुपये में बेचना है, 2 मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो 8 रुपये में मुझे बनाना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही बनाइए, जो सेलिंग प्राइस है लाइक 10 रुपीज़ और जो डिजायर्ड प्रॉफिट है 2 रुपीज़, इसको माइनस करोगे तो टारगेट कॉस्ट निकल के आ जाएगी, जिसके अंडर आपको क्या है वो अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग भी होते हैं, तो हम देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले भाई कस्टमर फोकस्ड रहती है ये स्ट्रेटजी। जैसे प्रोडक्ट है जो वो ना कस्टमर की नीड को देखते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है। वो किस प्राइस पे लेना चाहते हैं, किस क्वालिटी का लेना चाहते हैं और क्या फीचर्स चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यही एक स्टार्टिंग पॉइंट भी रहता है इस कॉस्टिंग टेक्निक का। नेक्स्ट है प्राइस लेड कॉस्टिंग। इसमें हम सेलिंग प्राइस को सेट करते हैं एक बेसिस पे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, हम ये देखते हैं कि भाई कस्टमर कितने पे इस चीज़ को खरीदना चाहता है, फिर अपना प्रॉफिट देखेंगे एंड फिर आपको अपनी एक कॉस्ट निकल के आ जाएगी टारगेट वाली, और उस पर आप अपने प्रोडक्ट को बनाओगे। फिर है इसमें आपका प्रॉफिट में भी फोकस रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको क्या है उतने पे बना के दे देना है, आप अपना प्रॉफिट भी इसमें क्या है निकालते हो पहले। नेक्स्ट है क्रॉस फंक्शनल टीम। डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे मार्केटिंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया एंड अकाउंटिंग हो गया, ये सारे मिलके काम करते हैं अचीव करने के लिए उस टारगेट कॉस्ट के अंडर प्रोडक्ट बनाने के लिए। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, ये कंसिडर करता है ऑल कॉस्ट को जो भी एक प्रोडक्ट की पूरे लाइफ में लगी है उस प्रोडक्ट पे, चाहे उसको डिज़ाइनिंग से लेके उसके प्रोडक्शन हो या फिर उसका डिस्पोजल हो, तो इस पे भी हम देखते हैं। एंड इसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी आप फोकस करते हो कि काइजन वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे लगाते हो कि स्मॉल तरीके से इंप्रूवमेंट लानी है हमने, ठीक है, कॉस्ट में भी एंड क्वालिटी में भी। कॉस्ट को कम करना है, क्वालिटी को बढ़ाना है और एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है ताकि हम टारगेट कॉस्ट तक पहुँच सके, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था यहाँ पे रोल ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है टारगेट कॉस्टिंग में। तो वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसे यूज़ किया जाता है अचीव करने के लिए टारगेट कॉस्ट को विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी। की क्वालिटी तो हमें रिड्यूस नहीं करनी है पर हमें कॉस्ट तो कम करनी है, ठीक है। क्वालिटी और यूजफुलनेस तो उतनी ही रहे बट कॉस्ट कम करनी है, तो फिर यहाँ पे इस टूल को यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है, ये वैल्यू इंजीनियरिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट के फंक्शंस को एंड फाइंड कर सकते हैं ऐसे तरीके कि किस तरीके से कॉस्ट को कम किया जा सकता है, ठीक है। बाय कैसे इम्प्रूव करके डिज़ाइन, है ना, या फिर ऑल्टरनेट मटेरियल यूज़ कर लिया या फिर प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, लाइक आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। फिर आपको पूछा है रोल क्या है वैल्यू इंजीनियरिंग का टारगेट कॉस्टिंग में, तो ये कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये फंक्शन एनालिसिस भी करता है, हर एक प्रोडक्ट को क्या आइडेंटिफाई करता है और उसमें देखता है कि कौन सी एक्चुअल में रियल वैल्यू ऐड कर रही है। इनोवेशन प्रमोट करता है ये क्रिएटिविटी थिंकिंग, ठीक है। एंड डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या है प्रोडक्ट को सिंपल एंड मोर एफिशिएंट बनाता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो कंक्लूजन आपको दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, ये हमने पढ़ लिया है, एंड इट्स रिलेशन विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इन दोनों का क्या सिमिलैरिटी है या रिलेशनशिप है वो बताना है आपको, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की बात करें तो पहले हम ABM की बात करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि ना इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का,
जो उससे इन्फॉर्मेशन आई होगी ना, वो ये मैनेजमेंट यूज़ करेगी इम्प्रूव करने के लिए अपने बिजनेस के प्रोसेस को और डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, तो ABM क्या फोकस करता है, मैनेज करना है आपको बिजनेस की एक्टिविटी, ज़्यादा अच्छे से आप काम कर सको एंड जो वेस्टेज है वो कम हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के, कि एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि नॉन वैल्यू एडेड है, जो कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रही है, उसको हटाना है, कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ानी है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, तो ये एक मेथड है जो आइडेंटिफाई करता है और असाइन करता है, ठीक है, कॉस्ट एक्टिविटीज़ को उस प्रोडक्ट के और सर्विसेज के, ठीक है, उनके एक्चुअल यूजेज के बेसिस पे। एग्जांपल यहाँ दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। हम यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ते हैं ABM का और ABC का। तो देखो, ABC यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए एक्यूरेट कॉस्ट को। ABM यूज़ किया जाता है, जो ABM है ना वो यूज़ करता है ABC की इंफॉर्मेशन को, ठीक है। फिर है जो ABC है वो फोकस करता है कॉस्ट मेजरमेंट करनी है हमें, बट एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है, कॉस्ट की मैनेजमेंट को देखता है। फिर है आपका ABC इज़ अ फाउंडेशन, पहले क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करोगे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है यूज़ करेगा, तो ये एप्लीकेशन है। तो हाउ ABM यूजेस ABC, कैसे क्या है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, तो ये आइडेंटिफाई करता है हाई कॉस्ट या फिर वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कौन सी है, ये एनालाइज करता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो वैल्यू ऐड ही ना कर रही हो, ठीक है, और फिर अगर ऐसा कुछ है तो वो रिड्यूस और एलिमिनेट करता है उस वेस्ट को। फिर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप क्या है इसके हेल्प से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग पूछा है इस बार एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग पूछा है, तो ये दोनों भी हमने कर लिए हैं वैसे, और इनका आपको डिफरेंस पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होती है? एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग एक ऐसा मेथड है बजटिंग का जहाँ पे कंपनी आइडेंटिफाई करती हैं अपनी एक्टिविटीज़ को जो दैट ड्राइव्स कॉस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट हो रही है जिन एक्टिविटीज़ से, एंड देन प्रिपेयर करती है अकॉर्डिंगली बजट, ठीक है, कि कितना कॉस्ट लग रही है इस एक्टिविटी में और उस बेसिस पे क्या है बजट बना लेंगी। काम कैसे करता है ये, इसमें स्टार्ट करते हो आप, आइडेंटिफाई करते हो पहले कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लगेंगी एक प्रोडक्ट को बनाने में, फिर आप ये देखते हो एस्टिमेट, फिर हम देखेंगे कि अच्छा ये एक्टिविटी लग रही है तो इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, फाइनली प्रिपेयर करते हो फिर उसके हिसाब से बजट, ठीक है। बेनिफिट क्या है, रियलिस्टिक बजट बना सकते हो, ठीक है, और कॉस्ट को पहले से ही देख रहे हो तो कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हो एंड प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हो आप। फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या होता है, हमने पढ़ा है। फ्लेक्सिबल बजटिंग एक टाइप ऑफ बजटिंग है, ठीक है, जिसमें आप क्या है एडजस्टमेंट कर सकते हो लेवल ऑफ एक्टिविटी या फिर आउटपुट के साथ साथ, ठीक है। तो बेनिफिट यही होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हो इसकी हेल्प से और आप इसमें चेंज भी ला सकते हो। फिर डिफरेंस पूछा, आप डिफरेंस देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या है आपका, वही कि आप चेंजेस वगैरह ला सकते हो, तो ये डिफरेंस आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद कौन ज़्यादा रेलेवेंट है, तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस फेस करता है अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस डिमांड में, कॉस्ट में, मार्केट कंडीशन में, तो आप क्या है फ्लेक्सिबल बजटिंग को ज़्यादा क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डायनेमिक कंडीशन होती है तो फिक्स्ड बजट नहीं चल सकता ना, कल को आपको क्या अनसर्टेनिटी होती है तो कोई भी चेंज आ जाए तो फिक्स्ड बजट कैसे फॉलो कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबल बजट क्या है थोड़ा ज़्यादा सुटेबल या फॉलो किया जाता है, ठीक है। हाउएवर जो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। तो कंक्लूजन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही काइजन कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग के बारे में आपको पूछा गया है, तो अगेन सेम क्वेश्चन है, हमने इनके मीनिंग कर लिए हैं। तो ब्रिंग आउट डिटेल्स बतानी है आपको, रेलेवेंस इंपॉर्टेंस बतानी है बेसिकली टारगेट और काइजन कॉस्टिंग की, कि कैसे ये कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ठीक है, और एग्जाम्पल बताना है। तो टारगेट कॉस्टिंग वही आप मीनिंग दोगे, पहले फॉर्मूला दोगे और इसके स्टेप्स दोगे, एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट कैसे है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के लिए वो आप दोगे आंसर में। फिर काइजन कॉस्टिंग के भी मीनिंग, फीचर्स, एग्जाम्पल एंड रेलेवेंस, ठीक है, और ये डिफरेंस हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, तो यहाँ डिफरेंस भी दे रखा है और लास्ट में आपको ये कंक्लूजन दे रखा है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आया था कि आपको शॉर्ट नोट लिखना था प्रोडक्ट कॉस्टिंग में एंड बेंचमार्किंग एंड इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग में। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे हम, एंड बेंचमार्किंग एंड इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, प्रोडक्ट कॉस्टिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो टोटल कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने की कितनी आ रही है। इसमें आप सारी कॉस्ट को लोगे, चाहे वो मटेरियल की कॉस्ट हो, ओवरहेड्स की कॉस्ट हो, ठीक है। अब टाइप ऑफ कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है ना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, ओवरहेड कॉस्ट होती है, ठीक है। पर्पस क्या होता है, हमें वही ये देखना है ना कि सेलिंग प्राइस कितना फिक्स करें, तो आप ये टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हो। फिर आपको ये भी देखना है कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, इसीलिए भी आपको कॉस्ट का पता लगना चाहिए, है ना। और क्या आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए भी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट लग कितनी रही है, तो इसके लिए आप इसको कैलकुलेट करते हो। एग्जाम्पल दे रखा है,
फिर आपसे पूछा था बेंचमार्किंग एंड इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग बताओ। तो बेंचमार्किंग हमने पढ़ लिया है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को, है ना, किसी दूसरे कंपनी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ बेंचमार्किंग भी हमने कर लिया है, बेनिफिट्स वगैरह ये हमने एक क्वेश्चन में देख लिए थे। ये वाला जो है, ये वाला अभी तो क्वेश्चन नहीं आया, तो इसको पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग क्या होती है। तो इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ना आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, एंड इंक्लूड करते हो सारी कॉस्ट जो भी रिलेटेड है इन्वायरमेंट से बिजनेस डिसीजन के अंदर। तो इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट इन बिजनेस डिसीजन। इसके अंदर आप क्या है देखते हो कि आपने अगर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई कॉस्ट लगाई थी तो आप उसको भी इंक्लूड करते हो। अगर आपने वेस्ट मैनेजमेंट कोई सिस्टम खोला था तो उसकी भी कॉस्ट आपकी कितनी लगी उसको भी इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात करें तो कुछ होती है प्रिवेंशन कॉस्ट, कुछ होती है डिटेक्शन कॉस्ट और कुछ होती है करेक्शन कॉस्ट। प्रिवेंटेशन कॉस्ट में आता है कि आपने क्या क्या खर्चा किया प्रिवेंट करने के लिए पॉल्यूशन को। डिटेक्शन कॉस्ट आती है कि वो कॉस्ट जो लग रही है आपकी मॉनिटर करने में पॉल्यूशन लेवल को। एंड करेक्शन कॉस्ट वो होती है जो कि आपकी कॉस्ट लगी क्लीन करने के लिए, ठीक है। कोई भी अगर मतलब कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए जो आपकी कॉस्ट लग रही है उसे कहते हैं करेक्शन कॉस्ट। इंपॉर्टेंस क्या है, कंपनियां इसकी कॉस्टिंग कर रही है तो भाई इको फ्रेंडली डिसीजन इससे प्रमोट हो रहे हैं ना। कंपनी वेस्ट की मैनेजमेंट अच्छे से करती है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से बना सकती है और ब्रांड इमेज उनकी बढ़ती है और वो इन्वायरमेंटल लॉस को भी क्या है कंप्लायंस करती है। तो समरी आपको बता रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस टेक्निक्स टू मेजर एंड इन्हांस प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। टेक्निक्स कौन कौन सी है, तो सीवीपी एनालिसिस हमने देख लिया था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमने देख लिया है, टारगेट कॉस्टिंग आ जाएगा यहाँ पे, काइजन कॉस्टिंग आ जाएगा, स्ट्रेटजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आ जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो ये जो भी आपने पढ़े हैं ना वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, टेक्निक्स में, कि कैसे आप अपना परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हो वो जानोगे। फिर टेक्निक्स टू मेजर एंड इन्हांस क्वालिटी की बात करें तो वही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाएगा, 6 सिग्मा आ जाएगा, इसमें बेंचमार्किंग आ जाएगा, ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड आ जाएंगे और काइजन कॉस्टिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंचमार्किंग क्या होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो बेंचमार्किंग और इन्वायरमेंटल कट्स क्या होते हैं ये आपको बताने हैं। तो बेंचमार्किंग हमने कर लिया है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, बार बार एक्सप्लेन में वीडियो लेंदी हो जाएगी और कैसे इंपॉर्टेंस वगैरह है बेंचमार्किंग की, ये सारा आपको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कट्स क्या होते हैं ये आपको बताने हैं, इसका कंसेप्ट और मीनिंग देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल कट्स रेफर्स टू कॉस्ट और losses that occur due to damage to the environment और नॉन कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। अगर किसी बिजनेस ने कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म किया है या नॉन कंप्लाई किया है, कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन जो कि इन्वायरमेंट के लॉ के अगेंस्ट था, आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया मानो, है ना, तो इसकी वजह से, ठीक है, जो कॉस्ट आई है आपकी, जो आपका लॉस हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, वेस्ट डिस्पोजल हो गया, रिसोर्स ओवर यूज़ कर दिया आपने, या लीगल पेनल्टी जो आपको लगी है अगर आपने कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया। तो इस कॉस्ट को भी क्या है, ये आपके अफेक्ट करेगी प्रॉफिटेबिलिटी को भी और इमेज को भी, ठीक है। तो टाइप्स आपको बता रखे हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, डिटेक्शन कॉस्ट होती है ना, ये हमने अभी पढ़े। फिर इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है। तो प्रिवेंटेशन कॉस्ट और डिटेक्शन कॉस्ट तो हमने देख लिया था, ये देख लेते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होती है। वो कॉस्ट, ठीक है, जो कि आपका वेस्ट हुआ इनसाइड द फैक्ट्री, और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में वो कॉस्ट जो क्या है लगी है अगर आपने कोई भी फैक्ट्री के आउटसाइड कोई डैमेज किया है, ठीक है। तो कैसे मैनेज करोगे भाई, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज लाओ, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करो, इन्वायरमेंटल ऑडिट करवाओ टाइम टू टाइम, सो दैट आपको क्या है परफॉर्मेंस में ट्रैक रहे कि आप क्या कर रहे हो, आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं। कंप्लायंस करो जो भी इन्वायरमेंटल लॉज है प्रॉपरली, ठीक है। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो कि कैसे ग्रीन प्रैक्टिसेस को क्या है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ आपको दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग हमने कर लिया है ऑलरेडी। फिर है टारगेट एंड काइजन कॉस्टिंग। तो देखो इस वीडियो को अगर कोई अभी यहाँ तक देख रहा है और अच्छे से सुन रहा है तो आपको इतना पता लग गया होगा कि आपको किस में ज़्यादा फोकस करना है। टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग में से क्वेश्चन आ ही रहा है तो इसको तो आपको करके ही जाना है। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, इस पर भी आ रहा है क्वेश्चन, है ना। फिर आपको मेजरमेंट जो है, कैसे आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, वो सारे आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है आपको ये वीडियो रिविजन के पर्पज़ से भी देखनी है और जो आपको यहाँ से पता लगा है कि इंपॉर्टेंट है उसको आपको और अच्छे से ज़्यादा फोकस करके जाना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना है सो दैट नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आए। तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग हमने कर लिया है ऑलरेडी और टारगेट एंड काइजन कॉस्टिंग भी हमने कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
व्हाट आर द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेथड्स, कौन कौन से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेथड होते हैं परफॉर्मेंस मेजर करने के, और एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी, है ना, फाइनेंशियल मेथड्स और नॉन फाइनेंशियल मेथड्स। फाइनेंशियल मेथड्स में वो सारे आ जाएंगे लाइक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो गया ना, रेशियोज के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हो कि कितना आपने जो इन्वेस्ट किया था उससे कितना रिटर्न आ रहा है आपको। तो यहाँ फॉर्मूलाज दे रखे हैं और एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको भी ऐसे ही करके आना है। फिर अर्निंग पर शेयर दे सकते हो, है ना, इसे यूज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। फॉर्मूला दे रखा है और एग्जाम्पल दे रखा है। कैश फ्लो एनालिसिस अपना कर सकते हो। तो ये सारे हो जाएंगे आपके फाइनेंशियल, ठीक है, मेथड्स। नॉन फाइनेंशियल मेथड्स के थ्रू भी आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। इसमें क्या क्या आता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देख सकते हो, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी देख सकते हो, प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी देख सकते हो, इनोवेशन एंड लर्निंग को ज़्यादा आप फोकस करोगे, ठीक है। एंड बैलेंस स्कोर कार्ड भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको सेक्शन बी मतलब यूनिट 2 में ये आपको है, ठीक है, वहाँ डिटेल में पढ़ते हैं इसको हम। तो कंक्लूजन आपको दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ABC सिस्टम ओनली अप्लाई टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, डू यू अग्री, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो जो ABC सिस्टम है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है, वो सिर्फ अप्लाई होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो ये आपसे पूछा गया है और अगर आप अग्री हो तो एक्सप्लेन करो डिटेल में। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, नो, आप फुल्ली अग्री नहीं हो इस स्टेटमेंट से, बिकॉज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जो ओरिजिनली डिज़ाइन तो किया गया था मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए, ठीक है, उनके लिए बहुत यूज़फुल था ये, बट ये यूज़फुल है सर्विसेज एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ठीक है, वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहले समझो होता क्या है ये। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भाई एक कॉस्टिंग मेथड है जो सबसे पहले देखेगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी एक्टिविटीज़ लग रही हैं, उस बेसिस पे कॉस्ट वो ईच एक्टिविटी को असाइन करेगा, ठीक है, कि अच्छा इस एक्टिविटी पे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें इतनी एक्टिविटीज़ लग रही हैं, और उनके यूजेज के बेसिस पे कि आप उनको कॉस्ट को क्या करते हो, असाइन करते हो। अब मेन फीचर क्या है भाई, आप कॉस्ट को यहाँ पे ट्रेस करते हो एक्टिविटीज़ के थ्रू, है ना, असाइन करते हो, एक्टिविटीज़ को असाइन करते हो कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे, ठीक है, कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज में। अब यहाँ पे लिखा है कि क्यों हम ये बोल रहे हैं या फिर क्यों सोचा जाता है कि ABC क्या है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही है, इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो क्योंकि इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट आर कॉम्प्लेक्स और ओवरहेड ज़्यादा होते थे, तो मैन्युफैक्चरर्स होते थे जो वो यूज़ करते थे ABC को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, ठीक है। बट ABC अब तो यूज़फुल है अदर सेक्टर्स के लिए भी। कैसे, ABC को यूज़ करते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी, ठीक है, तो जो सर्विस फर्म्स हैं वो भी परफॉर्म करती हैं अलग अलग एक्टिविटीज़, है ना, तो उस बेसिस पे वो देखती है कितना कितना खर्चा हर एक एक्टिविटी के लिए आ रहा है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है। फिर है ABC इन हेल्थ केयर, लाइक यहाँ पे आपको बताया कि हर जगह यूज़ होता है ABC इन एजुकेशन, ठीक है। तो एडवांटेजेस देख लो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एडवांटेजेस है इसकी, आप इसके थ्रू एक्यूरेट कॉस्ट डाटा आपको मिलता है तो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, आइडेंटिफाई करते हो कोई भी इनएफिशिएंट प्रोसेस तो नहीं लग रही है, बजटिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को भी ये इंप्रूव करता है। तो कंक्लूजन में आपको यही बताया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए तो ये है ही इंपॉर्टेंट, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ भी क्या है, इसको यूज़ करती हैं। नेक्स्ट आपको क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज काइजन कॉस्टिंग डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, ठीक है, और इसके बेनिफिट्स बताने काइजन कॉस्टिंग के। तो वही सबसे पहले जो पूछा है वो बताओगे, काइजन कॉस्टिंग का मीनिंग दोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग दोगे, ये हमने किया है क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और काइजन कॉस्टिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस बताओगे आप, एंड देन बेनिफिट पूछे थे काइजन कॉस्टिंग के, तो आप काइजन कॉस्टिंग के बेनिफिट्स यहाँ पे बता दोगे, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आए हुए हैं बार बार मल्टीपल टाइम, और इस वीडियो से आपको ये पता लग गया होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट है और करके जाने ही जाने हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो अगर वीडियो आपने देखी है पूरी तो कैसी लगी ये बताओ कमेंट में, एंड लाइक करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके ही रिस्पॉन्स के बेसिस पे इसके अदर जो यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और अदर सब्जेक्ट्स भी लाए जाएंगे। तो आपको लाइक और शेयर करना है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यूनिट वाइज चाहिए तो इनके नोट्स अवेलेबल हैं, आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।